हे गाइस, वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीए पंकज किलेरी। आपका स्वागत करता हूं टीम सीए स्पॉन्सर्ड वन एग्जाम डॉट इन के पोर्टल पर। आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे किसी भी चैप्टर के बारे में उसका ओवरव्यू जो है इसे हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर व्यू, कि इसके अंदर ओवरऑल जो है हम कितनी चीज़ें देखेंगे। ये आपको इसमें मदद करेगा कि आप पूरे चैप्टर के अंदर बीच में कहीं खो न जाए। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम जब अकाउंटिंग का के यूजर्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमें यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर एक पोर्शन है कि उसके यूजर्स कौन कौन है और वो हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि हम कौन सी जगह पे या आप भटक ना जाए। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे उसमें नोट्स जो है वो इस तरीके से कर रखे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ पोर्शन जो हमने क्या कर रखे हैं, अलग कलर से कर रखे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो है आपके की पॉइंट है। आपको वापस पढ़ते वक्त पूरा चैप्टर जो है वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये जो की पॉइंट है इसको अगर आप वापस पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और अगर इसमें इस जैसे पॉइंट से आपको याद नहीं आता है तो उसके इसके अंदर आसपास वाली लाइन पढ़ें, वरना आपको ये इससे याद आ जाएगा कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ लिखा है, ताकि आपका रिवीजन जो है वो क्विक होता जाए। ये इस तरीके से पूरे नोट्स जो कर रखे हैं, ये वो पॉइंट है जो एक तरीके से जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। इस तरीके से ये पूरे नोट्स जो डिज़ाइन किए गए हैं, तो इससे आपको मदद मिलेगी कि जैसे सप्लायर और क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों पढ़ेंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ एक बार पहली बार जब पढ़ें तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। लेकिन वापस रिवीजन के वक्त आपको सिर्फ इतना देखना है कि सप्लायर एंड क्रेडिटर वो टू डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, ताकि आपका रिवीजन जो है वो आसानी से हो। हम हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी को भी कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो ये स्मार्ट स्टडी ये है कि अगर आपने कोई चीज़ को पहली बार पढ़ते वक्त अगर आपने 30 मिनट खर्च किए हैं तो यह ज़रूर होना चाहिए कि आप उसे वापस रिवीजन सिर्फ 5 मिनट में कर पाएँ, ताकि आपकी इसे आप स्मार्टनेस कह सकते हैं, इससे आप अपनी एफिशिएंसी कह सकते हैं, ताकि आप उसके नंबर ऑफ रिवीजन जो वो ज़्यादा कर पाएँ। और जितने नंबर ऑफ रिवीजन जो वो ज़्यादा होंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं हम हमारे इस चैप्टर की। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग दो पार्ट के अंदर है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है बिल्कुल बेसिक है, जिसके अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में और अकाउंटिंग क्यों की जाती है इसके बारे में जानकारी जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन इस पार्ट से भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी इससे कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जिनके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो उन पॉइंट को हम यहीं पर कवर करेंगे, ताकि आपको फिर वापस इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसको पढ़ने के बाद आप रिवीजन कंटिन्यूस करते रहें, जब भी आपको टाइम मिले। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट है जो की पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा यकीन मानिए नहीं लगेंगे आपको पूरा रिवीजन करने में। तो उसके इसकी मदद से आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। और मैं जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको बताऊंगा भी कि कैसे ये 5 मिनट में रिवीजन जो है होगा। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन कि ये क्या चीज़ है अकाउंटिंग। उसके बाद में इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कैसे ये बना, किस तरीके से बना और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कब कब हुए। फिर बुक कीपिंग के बारे में जानेंगे। बुक कीपिंग में मेनली दो चीज़ देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर बुक कीपिंग के बाद हम अकाउंटिंग पे जाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर भी मीनिंग, प्रोसेस, यूजर्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब फील्ड इसके कौन से है, बुक कीपिंग और इसके डिफरेंस क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है, इसके अदर सब्जेक्ट के साथ लिमिटेशन क्या है और इसके टाइप और सिस्टम क्या होते हैं, कितने तरीके से अकाउंटिंग जो की जा सकती है। ये सारा पोर्शन हम देखेंगे अकाउंटिंग में। फिर अकाउंटिंग में कुछ होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, वेरियस टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे हम गोइंग कंसर्न, मैचिंग वगैरह कहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर अकाउंटिंग एजम्पशन जो क्या होती है, इनको एक साथ देखेंगे, ताकि ये वर्ड के अंदर आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि हाँ इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, इन्हीं से रिलेटेड एक और वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, इसका मीनिंग, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं और इसमें चेंज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग के अंदर कुछ वर्ड है जो यूज किए जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेटर वर्ड है, क्या वो किसी को हमने
असेट सेल की, क्या वो हमारे डेटर के अंदर आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डाउट है और किसी भी स्टूडेंट के दिमाग के अंदर क्रिएट हो सकता है और यूँ हो ना हो, लेकिन एग्जाम के अंदर ये आए और जिसमें लिखा है कि डेटर इंक्लूड, तो उस केस के अंदर जिसको हमने सेल किया है गुड्स वो बी में लिखा है, जिसको हमने एसेट सेल किया वो सी में लिखा है, ए एंड बी बोथ, और डी में लिखा है नन ऑफ द अबव। तो उस केस के अंदर ए और सी में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या ये सिर्फ गुड्स को सेल वाले ही डेटर में होंगे या असेट को सेल किया और गुड्स सेल किया दोनों जो है वो डेटर के अंदर रहेंगे। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को भी यहाँ पर कवर करें। जिनका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग है वो क्लास की स्पीड जो वो बढ़ा के देख लीजिएगा, और जिनका लगता है कि भाई अपने पास थोड़ा टाइम है और हम बेसिक जो वो एक बार स्ट्रांग करना चाहते हैं, ये एक तरीके का फाउंडेशन है। यहाँ पर हम जो है अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह इतना बेसिक से देख लेंगे ताकि आपको कोई भी चैप्टर के अंदर आगे दिक्कत ना आए। क्लियर है। बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए सीधा समझिए कि अकाउंटिंग है क्या। यूँ समझिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी को जो है वो किस तरीके से मापा जाएगा। लास्ट में एग्जाम होगा आपका, और एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आएंगे वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की। हो सकता है कि पढ़ाई आपने अच्छी की हो फिर भी मार्क्स कम आ सकते हैं, और हो सकता है कि कम पढ़ाई की हो लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये जो मार्क्स है ये आपका एक तरीके से क्या है, इवैल्यूएशन है। इस मार्क्स के बेस पे आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ये पता कर सकते हैं कि आपके स्टडी का लेवल क्या है। क्लियर है। वैसा का वैसा बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर भी आप समझिए अगर मार्क्स ना हो और एग्ज़ाम ना लिया जाए तो क्या कोई ये जान पाएगा कि कौन पढ़ने में होशियार है, कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये एक तरीके से आकलन है जिससे आप रिवॉर्ड दे सकें कि भाई कोई एग्ज़ाम लिया और उसके अंदर किसको जो वो सीट मिले और किसको सीट नहीं मिले, तो मार्क्स जो वो डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। सेम एज इट इज़ जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। भाई पढ़ाई में भी हम क्या जानना चाहते हैं, मार्क्स जो है वो क्यों देते हैं या मॉक टेस्ट भी क्यों देते हैं, ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई का लेवल जो है वो कैसा है। सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट जो बिजनेस जब भी कोई करेगा तो वो भी ये जरूर जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस जो वो कैसा चल रहा है, क्या उसका बिजनेस जो वो स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या उसका बिजनेस जितना वो चाहता है उतना प्रॉफिट है जो दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसको किस तरीके से जानेगा। या यूँ समझिए कि अकाउंटिंग ने जो है बिजनेस का एरिया बढ़ाया है तो वो एक तरीके से इस अकाउंटिंग ने बढ़ाया। अगर अकाउंटिंग ना हो तो आदमी नहीं जान पाएगा कि उसका कौन सा सेगमेंट है जो प्रॉफिटेबल है। लाइक मान लीजिए आज रिलायंस जो उसकी मान लीजिए 20 उसकी सब्सिडी कंपनी, 20 उसके छोटे छोटे सेगमेंट है, 20 इंडस्ट्री में उसने पैसा लगा रखा है। मान लीजिए उसने डिजिटल में पैसा लगा रखा है, ग्रोसरी में पैसा लगा रखा है, कोई ऐप में लगा रखा है, और इस तरीके से 20 जगह पे पैसा लगा रखा है। तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि किस में उसको और ज़्यादा जो मेहनत करनी चाहिए, कौन सा है जो इसका फ्यूचर उस जिसमें और ज़्यादा अगर वो पैसा लगाए तो ज़्यादा मेहनत करे तो ज़्यादा उसको बेनिफिट है जो मिलेगा। लाइक घर के अंदर 4 बच्चे हैं तो उन 4 के मार्क्स देख के बताया जा सकता है कि इसको कौन से स्ट्रीम में भेजा जाए, कहाँ पर इसको स्कोप है जो ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है। तो ये अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक बार सिंपल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग जो है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस कॉन्सेप्ट को जो हम बात कर रहे हैं इसी को कुछ टेक्निकल वर्ड यूज दिए जाएंगे ताकि उनको और समझा जाए। अब अकाउंटिंग जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं। मार्क्स जो है वो क्या होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि स्टूडेंट किस तरीके की पढ़ाई कर रहा है। वैसा वैसा अकाउंटिंग जो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस की क्या पोजीशन है। समझ पा रहे हैं बात भाई। बिल्कुल सिंपल अगर लैंग्वेज में चले तो जो इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है, किसी भाषा के जरिए दी जाती है। तो क्या अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है क्या? हाँ, कहा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो किसे कहा जाता है, तो उस केस के अंदर ये अकाउंटिंग है। समझ पा रहे हैं बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना आप अच्छे समझोगे उतना ही इनको कीवर्ड जो आपको समझ आने लगेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द मेरे रिकॉर्डेड ऑफ ट्रांजेक्शन टू दैट ऑफ मेंबर ऑफ प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग टीम। देखो कोई भी चीज़ होगी तो उसका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है तो होता जाएगा। समझ पा रहे हैं बात। जैसे क्या हुआ, पहले सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर कोई रूल नहीं, मान लीजिए कोई रूल नहीं, मुझे मेरा कोई हिसाब किताब करना है, आपको कोई आपका हिसाब किताब करना है।
मुझे किस तरीके से था, मेरा जैसे एक बिजनेस जो था उसके अंदर मान लीजिए मेरे पान की दुकान है, तो उसमें क्या है बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर आते हैं और नॉर्मली कैश बेसिस पे ही धंधा होता है। तो मुझे ज़्यादा वो सेल वगैरह रिकॉर्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा इसी तरीके का बिजनेस होता, भाई पान की दुकान है, जितना भी आता होता जो सीधा सेल होता है। और अगर किसी का उधार भी रहता है तो 3-4 लोग हैं जिनका मैं अलग से याद भी कर लेता हूँ या फिर अलग से लिख देता हूँ। लेकिन यहीं पर एक फर्नीचर का बिजनेस है, तो उस फर्नीचर के बिजनेस में क्या होते हैं, ऑर्डर कम आते हैं, लेकिन जो एक ऑर्डर आता है वो ज़्यादा वैल्यू का आता है। तो इन दोनों की अकाउंटिंग जो वो अपने अपने हिसाब से करेंगे, तो दोनों जाहिर सी बात अलग करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बिजनेस था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस क्या हुए, ग्रो हुए। भाई जाहिर सी बात है, धीरे धीरे जिसने एक दुकान थी उसने 2 दुकान की, जिसकी फर्नीचर की दुकान थी उसके पास पैसा ज़्यादा था तो उसने हो सकता है कल को इलेक्ट्रिक्स की दुकान भी की हो और भी कुछ ज़्यादा इस तरीके की दुकानें की हो। तो ये ऐसा था कि इन बिजनेस को, ये बिजनेस मेरे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी जानकारी की मुझे ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और आप देखते ही होंगे कि कई बार आप दुकान पे जाते हैं तो जो चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार है वो क्या करता है, एक साइड में एक पेज पे या एक नोटबुक में लिखता भी है इस तरीके से, लाइक पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है जो सेल हुए, इतने इतने प्रोडक्ट है जो सेल हुए। लेकिन धीरे धीरे ये अकाउंटिंग जो है वो क्या होने लगी, डिसीजन मेकिंग में मदद करने लगी। लाइक मेरे 3 बिजनेस है, 1, 2 और 3। अब ये कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कितना प्रॉफिट दे रहा है, इसमें कितनी एसेट है, इसमें कितनी एसेट है, इसमें कितनी एसेट। अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि भाई इनमें से मुझे कौन से एरिया में, कौन से बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए, कौन से में मेरा जो है वो स्कोप ज़्यादा है। तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, एक डिसीजन ले रहा हूँ। डिसीजन क्या ले रहा हूँ कि भाई कौन से बिजनेस में मुझे लगाना चाहिए, कौन से बिजनेस में नहीं लगाना चाहिए। इसमें मदद कौन कर रहा है, अकाउंटिंग। वो कोई भी चीज़, वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिसीजन में मदद करती है ना, वो बहुत ही काम की होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। समझिएगा, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको पता चला कि ये एग्ज़ाम पिछले 10 साल से हो रहा है और ये एक किताब है, इस किताब से 80% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी तो क्या आप इस बुक को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? सर जाहिर सी बात है इसको पढ़ेंगे। और अगर 80% आते हैं तो उस केस के अंदर क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस इन्फॉर्मेशन से? सर जाहिर सी बात है हुआ, या 100% हुआ है। या फिर इसकी कट ऑफ जो पिछले साल, जैसे आप फॉर्म भर रहे थे या नहीं भर रहे थे, ये सोच रहे थे कि ये फॉर्म भरे या नहीं भरे, लेकिन फिर आपको पता चला कि यार इसकी पिछले साल कट ऑफ जो 45% ही रही इस एग्ज़ाम की, और आपको पता चला कि यार इसमें 40% तो मेरे, अगर मैं बिना तैयारी के भी दे रहा हूँ तो भी आ रहे हैं, मतलब मुझे मेहनत करके 5-10% है जो बढ़ाने, 45 है तो मतलब 50% तक की तैयारी करनी है, मुझे 50% पर सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इससे आपको मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? या कि इस चैप्टर और इस चैप्टर इन 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन पे ज़्यादा वेटेज है जो देना चाहिए। क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके डिसीजन में मदद करेगी या नहीं करेगी? सेम वे में अगर बिजनेस है तो बिजनेस के केस के अंदर कि कौन से बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, उस बिजनेस की अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी तो क्या उससे आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये 4 बिजनेस है जिसमें से ये बढ़िया चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है, तो क्या इसे बंद कर देना चाहिए? तो उसमें आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के पता चलेगा कि भाई एक तो हो रहा है जैसे 4 साल पहले प्रॉफिट में था, फिर जो है वो प्रॉफिट कम हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस ज़्यादा हुआ, तो आपको जाहिर सा दिख रहा है कि भाई आगे जाके लॉस और ज़्यादा होगा, तो इसे बंद करने में फ़ायदा है। दूसरा बिजनेस है जिसमें पिछले साल प्रॉफिट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, तो उस केस के अंदर एक लॉस आ भी गया ना तो भी आप बिजनेस बंद करना नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भाई ये बिजनेस ऐसा है कि जिसमें कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता रहता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उस केस के अंदर आप जो वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन किसके बेसिस पे होंगे? ये डिसीजन आपकी अकाउंटिंग पे होंगे। या फिर आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे ये आपने कैसे डिसाइड किया होगा? आपका पर्सनल इंटरेस्ट और आपके 10th के मार्क्स। अगर 10th में आपके किसी एक स्ट्रीम में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे तो आपने उस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो है ये एक तरीके से आपके डिसीजन में मदद करेगा। आज के टाइम में ये कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ गए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ई कॉमर्स वगैरह। फॉरेंसिक अकाउंटिंग कुछ भी नहीं,
सालों के याद ही आपको CID वाला, तो वो क्या काम करता है, फॉरेंसिक का काम करता है। फॉरेंसिक मतलब क्या, एक तरीके से तहकीकात। तो आज के टाइम में अकाउंटिंग का तहकीकात वगैरह के अंदर भी काम आता है। अलग से एक चैप्टर भी होता है ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग। कुछ कॉलेजों में सिलेबस में ये लिखा भी जाता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल सा कि भाई हम जो है वो किसी जैसे किसी भी चीज़ को एकदम गहराई से जांचना चाहते हैं, किसी की गहराई से अकाउंटिंग जो करना चाहते हैं। जैसे किसी एक ABC लिमिटेड में कोई घोटाला हुआ, हमें चेक करने के लिए भेजा कि क्या इसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस केस के अंदर हमने जाके उसकी डिटेल स्टडी की, तो वो क्या, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये नए नए एरिया आ रहे हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ई-कॉमर्स आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिकली सामान बेचे जा रहे हैं, तो वहाँ पर अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए। नाउ बीन रेज टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के टाइम में ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अकाउंटिंग एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये अब जिसके बेस पे आपके डिसीजन लिए जा रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। आपको किसी ने कहा कि ये 3 चैप्टर पढ़ लो, इन 3 चैप्टर से ही जो है वो 80% कवरेज होगी। फिर एग्जाम में गए और इन 3 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिर आपने वापस आके चेक किया कैसे हुआ ऐसा, तो आपको पता चला कि ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन तो एक बार कोई एक एग्जाम में आ गए थे, वो भी आज से 10 साल पहले। बाकी इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते। तो अगर आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम खराब होगा तो आपका डिसीजन खराब होगा, डिसीजन खराब होगा मतलब नुकसान होगा। क्लियर है। कम्युनिकेट इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की मदद से इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, हमारा वित्तीय सिस्टम कैसा है वो हम जो है वो डिस्कस करते हैं, वो हम उनको बताते हैं। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री तो बहुत सिंपल सी है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये बेबीलोनिया में हुआ और इजिप्ट के अंदर हुआ 4000 BC। उसके बाद में बेबीलोनिया को हम सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे भारत में कौटिल्य, जिन्होंने अपनी अर्थशास्त्र बुक के अंदर इसके बारे में लिखा था। कौटिल्य के बारे में आप जानते ही हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं, जिन्होंने इंडिया को इकट्ठा किया था। जब सिकंदर ने हमला किया था उस वक्त कौटिल्य जो है वो मगध के राजा के पास गए थे, उनसे उनको कहा था कि भाई इन रासलीला में कुछ भी नहीं पड़ा है, बाहर से बहुत बड़ा हमला होने वाला है, समझ जाइए। उसने उनको भगा दिया था। फिर उन्होंने बाहर किसी बच्चे को खेलते हुए देखा, वो बच्चा राजा बन के खेल रहा था और एकदम बढ़िया डिसीजन ले रहा था, उनको पसंद आया। उन्होंने कहा यू आर सेलेक्टेड, तुम्हें राजा बनूंगा। उन्होंने कहा बस इसमें तो कौन ही मना करेगा। कहा जाता है उनकी माता जी के पास गए, उन्होंने हाथ देखा और फिर कहा कि आपके हाथ में लकीर नहीं है, इसलिए उस चंद्रगुप्त को कहा कि तुम राजा नहीं बन सकते। उसकी माँ रोने लगती है तो वो जाके चाकू से हाथ पे लकीर खींच लेता है। वो कहता है कि इतनी सी लकीर के लिए मेरी जो किस्मत है वो नहीं रुक सकती, तो लकीर मैं खुद खींच लेता हूँ, और वो चाकू से कर लेते हैं। फिर चाणक्य को लगता है कि वह आदमी तो बेस्ट है। फिर उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र कहने को बुक है जो लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं। इस अर्थशास्त्र में जीवन से और समाज से वगैरह पे जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी जरूरी जानकारी होती है वो सारों पे उन्होंने बात की। समाज पे एक राजा कैसा होना चाहिए, आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी दुर्ग कैसा होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने लिखा कि जो किला है वो कैसा होना चाहिए। मतलब हर चीज़ पे लिखा कि स्त्री को क्या क्या बातें बतानी चाहिए। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि इतना डिटेल में उन्होंने सब चीज़ें बताई। लेकिन जो आज की बात है, आज जो अकाउंटिंग चलती है उसमें सबसे बड़ा रोल जो वो किसका है, इस लुका पिश्योली का है, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अर्थमेटिका जियोमेट्रिका, जो जिसके अंदर उन्होंने इस डबल एंट्री सुमा डे अर्थमेटिका ये बुक लिखी थी। और इस बुक के अंदर उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, और जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके 2 इफेक्ट है जो जरूर होंगे, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, ये तय है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कुछ आए और उसके बदले में कुछ न जाए। ये आपके मानने पे, आपके सोचने पे डिपेंड करता है। आपके मन में ये जरूर बात आई होगी कि मेरी माँ का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, उसके बदले में आप मुझे कुछ भी नहीं देना है। ऐसा भी तो होता है कि कई जगह कुछ नहीं देना होता, लेकिन ये आप पे है। अगर कुछ आपको फ्री में मिलता है उसका मतलब वहाँ पर आपका दायित्व तो बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके वापस बुढ़ापे में सेवा करें। क्लियर है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो एक तरफा हो। हर ट्रांजैक्शन जो वो 2 ही तरफा होता है,
उसके दो इफेक्ट होते हैं, अगर कुछ चीज़ आएगी तो उसके बदले में कुछ चीज़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस होगा, और उन्होंने प्लस और माइनस के दो अलग अलग नाम रखे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जो है वो डेबिटो शब्द से आया, लैटिन शब्द डेबिटा या डेबियो जो है जैसे कहा जाता है। आपके मन में ये क्वेश्चन ज़्यादा आया भी होगा कई बार कि ये जो ज़्यादातर वर्ड है, जो ये लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड ही क्यों होते हैं, तो ये जो है बिजनेस सब होते थे। यहाँ से हर जो बिजनेसमैन जो पहले के टाइम में समुद्र से जब व्यापार होते थे तो हर कोई यहाँ पर आके रुकता था। तो जो जहाँ पर ज़्यादा लोग कम्युनिकेट होते, जो ज़्यादा लोगों के इंटरेक्शन में आता है, उसकी भाषा के इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाता है। लाइक एक मैं कमरे में बैठा हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ तो मेरे जो वर्ड है वो थोड़े और ज़्यादा विकसित होंगे। तो ये जो है एक तरीके से यहाँ पर हर बिजनेसमैन आते थे तो ये वर्ड है जो आगे लेके जाते थे, क्योंकि अकाउंटिंग जो वो बिजनेसमैन से ज़्यादा रिलेटेड थी। वैसे इनके वर्ड है जो हर जगह पे भी गए थे, हर मामले में गए थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गए थे। देखो डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है प्रोप्राइटर को देने हैं, ओन्ड टू प्रोप्राइटर, ये समझिएगा, ये याद रखिएगा। देखो बिजनेस जो है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं तो बिजनेसमैन जो है, जो व्यापार है, जैसे मैंने पैसा लगा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, अब मैंने पर्सनल कुछ खर्चा किया तो क्या वो भी मैं बिजनेस के अंदर लिखूंगा क्या? जाहिर सी बात है, नहीं लिखूंगा। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये मेरा ट्रांजैक्शन है, ये इनका ट्रांजैक्शन है, तो एक सीधा कॉन्सेप्ट बना दिया कि भाई बिजनेस एक अलग चीज़ है, ये जो है बिजनेस अलग चीज़ है। तुमने पैसा दिया है तो बिजनेस कह रहा है कि मैंने तुमसे पैसा उधार लिया, ये तुम्हारी एक तरीके से मेरे लिए लाइबिलिटी है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मैंने कहा भाई रिस्क भी तो मैं ले रहा हूँ, तो प्रॉफिट होगा वो भी मेरा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मना कब कर रहे हैं, तो हम जो हमारे पास जो बचेगा, जो मुनाफा कमाएंगे वो तुम्हें देंगे, लेकिन तुम अलग हो, हम अलग हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो प्रोपराइटर को देंगे, और अगर कुछ कम पड़ गया तो किससे लेंगे? प्रोपराइटर से लेंगे। तो डेबिट का मतलब क्या है? ऑन टू द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर को देने, और क्रेडिट का मतलब क्या है? ऑन्ड बाय प्रोपराइटर या प्रोपराइटर से लेने हैं। क्लियर है? क्रेडिट है इसका मतलब क्या है? प्रोपराइटर मतलब जो मालिक है उससे लेने हैं, और डेबिट का मतलब ये मालिक को देने हैं। अब ये इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम हुआ, और ये धीरे धीरे इसको आगे जाके ये एक तरीके से बेस्ट सिस्टम है जो धीरे धीरे बनने लगा, और सारा जो वो सिस्टमेटिक होने लगा। फिर यहाँ से शुरू होता है जो सही जो सिस्टम शुरू हुआ था उसके बारे में बात यहाँ से शुरू होती है। अब समझिएगा, अब इन्होंने क्या कहा कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहले क्या होगा, कोई न कोई ट्रांजैक्शन होगा। जैसे आपसे परचेज करने के लिए आया, या आपने सेल किया, या कुछ खरीदने आया, या बेचने आया, कुछ भी, जैसे या तो सप्लायर होगा या आपके लिए क्रेडिट मतलब परचेजर होगा, जो आपसे परचेज करने के लिए आया, या फिर आपको बेचने के लिए आया, एक सप्लायर आया। तो उस केस के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा। उसने मान लीजिए कहा कि भाई साहब मुझे आपसे ये पेन है जो खरीदनी है। हमने कहा ठीक है खरीद लीजिए पेन, उन्होंने खरीदने की बात है। तो ये जैसे उन्होंने कहा कि पेन मैं खरीदूंगा, मैंने कहा कि मैं पेन बेचने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कितने, मैंने कहा 10 रुपये में, बात फाइनल हुई। तो ये तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन होते ही अकाउंटिंग शुरू होगी क्या? नहीं, ये जब ट्रांजैक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे 10 रुपये का होगा तो मैं क्या करूँगा, एक बिल बनाऊँगा। मैं बिल बनाऊँगा कि ये फलाना राम भाई साहब को मैंने एक पेन सेल की है 10 रुपये की, जिस पे GST वीएसटी लगा के मान लीजिए 12 रुपये, तो मैंने उनसे 12 रुपये लिए और ये उनको दिया। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ। उस ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, जैसे अपन क्या कहते हैं वाउचर वगैरह। ऑडिट में आप पढ़ते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर वाउचिंग मतलब क्या, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट बना है इसको चेक करते हैं कि क्या जो आपकी अकाउंटिंग एंट्री हुई है वो इन वाउचर के जरिए हुई है या नहीं हुई। हर ट्रांजैक्शन का जो वाउचर बनाया जाएगा, हर ट्रांजैक्शन का जो सोर्स जो वो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में क्या होगा, जब ये बन जाएगा उसके बाद में क्या होगी, आपकी अकाउंटिंग एंट्री की जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए अपन पहले कोई एंट्री डबल एंट्री सिस्टम वगैरह नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई राम को 5,000 का माल बेचा।
लेकिन ये सही तरीका नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या कहा, इसको एक काम करो, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो। 5,000 का माल कैश में बेचा, तो उस केस के अंदर मान लीजिए आपके पास कैश आया, तो 5,000 कैश टू सेल के 5,000 की सेल हुई। ये आपने डबल एंट्री के हिसाब से किया। ये आपने क्या किया, पहली बार, ये किस तरीके से किया जाता है वो आप आगे देखें। ये आपने पहली बार क्या किया, इसकी अकाउंटिंग की शुरुआत की है, पहली बार आपने ट्रांजेक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो अकाउंटिंग शुरू होने से पहले दो चीज़ें हो चुकी है, ट्रांजेक्शन हो चुका है, सोर्स डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसके बाद में आपने क्या किया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री की। अब ऐसी अकाउंटिंग एंट्रियाँ कितनी होगी, बहुत सारी होगी। समझ पा रहे हैं भाई? एक दिन के अंदर मान लीजिए 200 ग्राहक आए, तो 200 ट्रांजेक्शन तो एक दिन में हो गए। 200 ट्रांजेक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट बने, 200 ट्रांजेक्शन की ऐसी एंट्रियाँ हुई। ऐसे मान लीजिए 300 दिन है, तो 300 दिन के हिसाब से 60,000 ऐसी एंट्री हो गए। तो ये तो बहुत सारी एंट्रियाँ होती हैं। तो ये जो पहली बार जब आप इन ट्रांजेक्शन को लिखे जाते हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। पहली बार ट्रांजेक्शन को जब लिखते हो तो वो किस में लिखा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, बुक कीपिंग कहते हैं। क्लियर है? किस में लिखा जाएगा, क्योंकि आप पहली बार अकाउंटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हो। हालांकि सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए, ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन वो अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग से शुरू हो रही है। तो पहली बार आपने इस ट्रांजेक्शन को क्या किया है, अकाउंटिंग के हिसाब से लिखा है, तो इसको जहाँ लिखा जाएगा उस बुक को आप क्या कहेंगे, प्राइमरी बुक कहेंगे। उस बुक को क्या कहेंगे, प्राइमरी बुक, प्राथमिक बुक। ये पहली बुक है जिसमें हमने क्या किया, अकाउंटिंग एंट्री शुरू किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, पहला है। और JR बेटा लेकर के उसने एक डेफिनेशन भी दी है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, बुक्स के अंदर बताना। इसको हम एक सिग्निफिकेंट और ऑर्डरली मैनर में करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे मन में होगा तभी होगा, जैसे पहले पेज पे लिखा, फिर 50वें पे लिखा, फिर दूसरे पे लिखा, ऐसा नहीं। हम सीरियली जो लिखेंगे, ताकि अगर कल को कोई एंट्री हमें ढूंढनी हुई तो हम आसानी से ढूंढ पाएँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रेफरेंस नंबर भी देते हैं, लेजर वोल्यू वगैरह जनरल, और इनका कि ये इसका वापस अकाउंट कहाँ बनाया गया वगैरह, जो हम आगे देखेंगे। और ये जो है अब बुक कीपिंग, इसका एंड प्रोडक्ट जो वो क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो बुक कीपिंग लीड टू एंड प्रोडक्ट, तो क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले बुक कीपिंग की, मतलब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर आप लेजर वेजर बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो बुक कीपिंग बेस है, सबसे पहला पार्ट है। और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें बनेगी। इस बुक कीपिंग जब कंप्लीट होगी तो अकाउंटिंग शुरू होगी। अकाउंटिंग के अंदर जो वो आपके क्या बनेंगे, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो दो स्टेटमेंट है, जैसे हम एक तो कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्या करता है, रिजल्ट बताता है कि पूरे साल आपने जो माताफोड़ी की इसका रिजल्ट क्या है, ये किसके ऊपर ओरिएंटेड है, रिजल्ट के ऊपर। और बैलेंस शीट ये किसके ऊपर है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि ये जो आपने पूरे साल किया इसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो क्या बनी, मतलब कि उस दिन आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या दायित्व है, ये उस दिन की बात है, ये समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, फॉर ए पीरियड। जैसे P&L के अंदर लिखा है सेल्स 5 लाख, इसका मतलब क्या है, पूरे साल में मिला के 5 लाख की सेल हुई है। जबकि बैलेंस शीट में लिखा है फर्नीचर 5 लाख, इसका मतलब क्या है, उस 31 मार्च के दिन हमारे पास 5 लाख का फर्नीचर है। हो सकता है कि वो हमने 30 मार्च को ही खरीदा हो, या 29 मार्च को हमारे पास 0 फर्नीचर था, लेकिन फिर भी 31 मार्च की बैलेंस शीट में अगर हमारे पास उस दिन फर्नीचर जो है वो खरीद रखा है तो वो आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, उस दिन का स्टेटमेंट बताएगा। बुक कीपिंग जो वो सुटेबल क्लासिफिकेशन भी ट्रांजैक्शन और इवेंट का जो चाहिए रहता है। ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों वर्ड के अंदर भी फर्क जो वो रहता है। बेसिकली क्या रहता है ट्रांजैक्शन और इवेंट के अंदर फर्क, ट्रांजैक्शन जो क्या होता है, जो भी घटना हुई, परचेज सेल वगैरह जो भी हुआ, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या है, उसका नतीजा। जैसे आपने परचेज किया, सेल किया, उस वजह से लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से बचा, तो ये 50,000 क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से इवेंट हो जाएगा। आपने पूरे साल भर पढ़ाई की, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन। उसके लास्ट में आपके जैसे 80% बने, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इवेंट हो जाएगा। बुक कीपर जो होगा, जो बुक कीपिंग करेगा उसे बुक कीपर कहेंगे। वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। अकाउंटिंग इज द बेस्ड ऑन द केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। किसी ने कोई ऐसा बुक कीपर रख दिया जो अकाउंटिंग एंट्री सही नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर फिर अपने आगे अकाउंटिंग का पूरा मामला है जो गड़बड़ हो जाएगा।
मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आर गाइडेड बाय कंपनीज एक्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं कंपनी का तो उस केस के अंदर कंपनी के अंदर कौन बताएगा, कंपनीज एक्ट बताएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और ये जो है कंपनी में, इनके लिए कौन से सेक्शन है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कौन से सेक्शन है, कहाँ से शुरू होते हैं, कुछ पता है भाई? देखिए कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन आप पहले जब भी याद करें तो ऐसा सीधा एकदम से 128 किसका, 129 किसका, 130 किसका, ऐसा नहीं। पहले आप चैप्टर वाइज याद कर लीजिए कि डिविडेंड जो है वो बात करता है 123 से 127, 128 से 138 तक है जो अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, 139 से फिर लेके 148 तक जो है वो ऑडिट के बारे में बात करते हैं, ताकि फिर अंदर की चीज़ें जो आपको आसानी से याद होगी। तो कंपनीज एक्ट जो आपने बता रखा है कि भाई इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना है, जबकि बाकी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप इनके लिए क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन हैं, इनके ऊपर ज़्यादा अगर आप करेंगे ऐसा माथाफोड़ी तो वो कहेंगे कि यार बिजनेस करें या ये करें। भाई जैसे ऑडिट की रिक्वायरमेंट कंपनी को दे रखी है, छोटे बिजनेसमैन को भी तो कह सकते थे कि भाई जो भी धंधा करेगा वो ऑडिट करवाएगा। वो कहेगा कि यार पूरे साल भर में मैंने कमाए हैं 2 लाख, उससे आके 50,000 तो वही लेके जा रहा है ऑडिट के, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं ना। तो उस केस के अंदर कहा कि भाई सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप छोटे लेवल के बिजनेस है, इनको ऑडिट से छुटकारा दे दो। तो कंपनीज एक्ट जो कंपनी के लिए जो बात करता है उसने तो अपने लिए कह रखा है भाई कोई कंपनी के फॉर्म बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या करना होगा, अकाउंट तैयार करने होंगे, इस तरीके से करने होंगे जिसका सेक्शन में उन्होंने पूरा बता रखा है। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है तो उनकी कोई इस तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या करना होता है बुक कीपिंग में, मेन टारगेट क्या होता है। सबसे पहला और सबसे मेन टारगेट है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि हमें पूरे के पूरे जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये किसका है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी क्या है, इसके अलावा क्या, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, कि भाई कोई भी कुछ भी हुआ है घटना, उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे फाइनेंशियली क्या इफेक्ट आया उसको हम मेजर कर पाएँ, क्योंकि इसके आगे ही अकाउंटिंग जो वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी। क्लियर है। तो ये आपका था बेसिक। तो एक बार यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत में हम थोड़ा धीरे चलेंगे ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। बुक कीपिंग, हमने बुक कीपिंग के बारे में बात की थी, पहले हमने अकाउंटिंग के बारे में बात की थी कि भाई एक तरीके से इवेल्यूशन है, इन्फॉर्मेशन बताता है जिससे डिसीजन अच्छे से लिए जा सकते हैं। आज के टाइम में फॉरेंसिक और ई कॉमर्स वगैरह से एरिया जो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ये जो है अकाउंटिंग जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर अकाउंटिंग गलत होगी, डिसीजन गलत होंगे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। फिर हमने हिस्ट्री और इसका डेवलपमेंट देखा, जिसमें बेबीलोनिया, जिसे सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर 4000 BC में सबसे पहले शुरू हुआ। फिर भारत के अंदर बात करें तो कौटिल्य चंद्रगुप्त, उन्होंने कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर इसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद में लुका पेशोली ने अपनी बुक सुमा दे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका के अंदर उन्होंने इसके बारे में लिखा था। और 1494 के अंदर लिखा था। 2 वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे, डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया था, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या है, प्रोपराइटर को देने, क्रेडिट का मतलब प्रोपराइटर से लेने, ओन्ड बाय और ओन टू। और उसके बाद में बुक कीपिंग हमने कहा कि बेसिक सबसे पहले अकाउंट जो ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करना जो बुक कीपिंग कहलाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर जो बुक कीपिंग होती है जिसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। और सही तरीके की बुक कीपिंग होगी तो उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्री भी सही होगी, अकाउंटिंग भी सही होगी। और कंपनीज एक्ट जो वो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट डाल देता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, इस वजह से हम बुक कीपिंग करते हैं। बाकी इसका सेकेंडरी है कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इफेक्ट भी हमें इससे पता चलते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ तक का पोर्शन जो वो आप एक बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।